हेलो साथियों, स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। और हम लोग ज्योग्राफी में कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमिनास के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल। तो कल मैंने लेक्चर के लास्ट में ये कहा था कि हम अगले दिन यानी कि आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा अधूरी मानी जाएगी जब तक हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ना समझ लें। तो सीधे शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जो कि एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी है। लेकिन इससे पहले, एल्फ्रेड वैगनर से भी पहले कुछ सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं, और हमारे पास दो विद्वानों के नाम आते हैं। एक का नाम है अब्राहम ऑर्टियलिस, जो कि एक डच के हैं, एक डच मैप मेकर हैं। वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू प्रपोज दिस कॉन्सेप्ट इन 1596। किस कॉन्सेप्ट को उन्होंने सबसे पहले रखा कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट जैसी घटना भी हुई होगी। एक बात तो ये है। दूसरा नाम मिलता है हमको, एक फ्रेंच स्कॉलर है जिनका नाम है ऑन्टेनियो नाइडर प्लेगेरिनी। इन्होंने पहली बार मैप बनाया, ड्रू अ मैप शोइंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका टुगेदर। एक खास नक्शा इन्होंने बनाया था, जो आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का दिखता था। ये देखिए, ये मैंने खुद हाथ से ड्रॉ कर लिया, और इसकी जो रियल इमेज है वो आपको आपके मोबाइल्स में मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके की तस्वीर सबसे पहले किसने रखी सामने? ऑन्टेनियो नाइडर पेलग्रिनी ने। ही ड्रू अ मैप शोइंग द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका टुगेदर। तो वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले ये सारी बातें चर्चा में थी या रही होंगी। तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और ये पता लगा रहना चाहिए कि एल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत क्या कहता है। वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आइए समझते हैं। एल्फर वैगनर, जो कि पेशे से जियोलॉजिस्ट नहीं है, पहली बात तो ये सुन लीजिए। ये विद्वान है और फॉसिल्स बॉटनिस्ट, और जो भी सैंपल्स इकट्ठे हो सकते हैं उससे संबंधित ये अच्छे खासे जानकार थे। बाद में इनकी रुचि इसमें भी बढ़ी थी। तो ये जियोलॉजिस्ट तो नहीं थे। एल्फ्रेड वैगनर वाज अ जर्मन स्कॉलर who put forward his continental drift theory in 1912 and was revised in 1924। कहीं कहीं पर 1922 भी लिखा हुआ मिलता है। इनका ऐसा मानना था, जो कि आप जानते ही हैं, कि एक बहुत बड़ा भूखंड था जिसको हम पेंजिया कहते हैं, और उस पेंजिया में स्प्लिट होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो मैप आज हमको दिखाई देता है वो इस तरीके का दिखाई देता है कि पहले कभी ये सारा मास एक साथ जुड़ा हुआ था। ये एक जानी मानी थ्योरी है एल्फ्रेड वैगनर की। व्हाट वैगनर फाउंड, आखिर वैगनर को मिला क्या? ही फाउंडेड सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ अटलांटिक ओशियन। कि देखो, 1912 में जब एल्फ्रेड वैगनर ने ये सारी बातें दुनिया के सामने रखी होंगी, तो उस समय का विश्व भी वैसा ही होगा जैसा कि आज हमको मॉडर्न मैप दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि सिमिलैरिटीज ये खोज पाए नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में और यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट में, और दोनों की दूरी काफी ज्यादा है, तो इस सिमिलैरिटी ने जरूर इनको हैरान किया होगा, और ये इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि जरूर ये लैंडमास कभी एक साथ यूनाइटेड रहा होगा। ठीक है, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से तर्क दिए कि कभी ये एक साथ रहे होंगे और आज की डेट में ये ड्रिफ्ट होकर एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फिट हमको दिखाई पड़ता है, जिसको हम जिग्सॉ फिट कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या तर्क दिए। ये कहते हैं कि ब्राजीलियन बल्ज, यानी कि जो ब्राजील वाला जो पार्ट है जो उभरी हुई आकृति है, वुड फिट इनटू द गल्फ ऑफ गिनी। अगर आप मैप देखेंगे अफ्रीका का, उसके पास आपको गिनी की खाड़ी दिखाई देगी। तो इनका ये मानना है कि ब्राजीलियन जो में जो उभार है, अगर उसको फिट किया जाए तो ये यहाँ पर जाकर फिट हो जाएगी। एक बात तो इन्होंने ये कही। नॉर्थ अमेरिकन कोस्टलाइन फिट्स इनटू द इंडेंटेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कैंडिनेविया एंड वेस्टर्न यूरोप। नॉर्थ अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है उसको अगर फिट किया जाए तो ये यूरोप के नॉर्थ वाले पार्ट में, जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, वहां पर फिट किया जा सकता है, ऐसा ये कहते हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया एंड मेडागास्कर,
knitted together close to the southern tip of the South Africa। और ये जो बात कही उन्होंने, इसी को कहा जाता है क्या, जिग सॉ फिट ऑफ वैगनर। ऐसा इनका मानना है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द जिग सॉ फिट ऑफ वैगनर। ये मैप आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने खुद अपने हाथ से ही इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी है। तो इनका ये मानना है कि एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा जिसका नाम रखा गया क्या, पेंजिया। और ये पेंजिया चारों तरफ से किस सागर से घिरा हुआ था, पैंथालासा। और ये कब की बात है, ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस एज, जो कि लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले की बात है। अपर पार्ट जो पैंजिया का था वो है, इट कंसिस्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉरेशिया, एंड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। जो इसका नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो किस चीज से, आज के किस कॉन्टिनेंट से मिलकर बना होगा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से। इसका जो सदर्न पार्ट है यानी कि दक्षिण भाग है, उसको कहा गया गोंडवाना, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये एक जाना माना नक्शा है जो वैगनर ने हमको दिया है। तो इस एज में हम देखते हैं कि ये पेंजिया जो है ये स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। और ये लोरेशिया, जिसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, और इस साउथ वाला जो गोंडवाना वाला पार्ट है, ये अलग हो जाते हैं। और इस तरीके से बीच में हमको दिखाई देती है आकृति किसकी, टेथिस सागर की। किसकी दिखाई देती है आकृति हमको, यानी कि टेथिस सागर इसके बीच में जगह बना पाया होगा। इसमें फर्दर ब्रेक हुए होंगे, जैसे कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था एनिमेटेड, उसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे इनमें स्प्लिट हुआ और सभी कॉन्टिनेंट से अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। और आज जैसा हम मैप देख पाते हैं वैसा ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बातें, ये सब तर्क किसके द्वारा दिए गए, वैगनर के द्वारा, जो कि काफी हद तक सही है। काफी हद तक क्या सही है, पूरी तरीके से सही है। लेकिन कुछ चीज बता पाने में वो नाकाम रहे होंगे, जिसपे से पर्दा किसने उठाया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। देखिए, some part of the Pangea drifted westward, which some other drifted towards equator. About 180 million years ago, in mid-Jurassic age, Atlantic Ocean became 1,000 kilometer wide due to the westward drift of the Americas. ये इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को अमेरिकाज कहा गया है यहाँ पर। और लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए होंगे, अफ्रीका से अलग होकर। और उनकी जो दूरी थी वो लगभग 1,000 किलोमीटर की ज्यादा वाइड देखते हैं, गैप उसमें देखने को मिलता है। तो एक जरूर एक रिज जैसी बनी होगी, इस तरीके से रिज बनी होगी। तो ये सारे तर्क देते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। आगे इन्होंने बताने की कोशिश करी है, ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट जो एविडेंस इनके अनुसार निकल के आते हैं वो ये काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो वैगनर ने अपनी थ्योरी को के सपोर्ट में दिए हैं। देखिए, ये कुछ एविडेंसेस दिए इन्होंने, जिग्स ऑफ इट, जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं, फॉसिल्स, जियोलॉजिकल मैचिंग और पोलर वॉन्डरिंग। तो इन सभी तर्कों में से हम दो चीजों पर चर्चा कर रहे हैं अभी, सिर्फ दो चीजों पर। एक तो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी पोलर वॉन्डरिंग क्या चीज होती है, और दूसरा क्या है, फॉसिल्स। तो ये देखते हैं पहले फॉसिल्स की जो फाइंडिंग्स की होगी इन्होंने, एल्फ्रेड वैगनर ने, उससे उन्होंने क्या तर्क निकाला और किस नतीजे पर पहुंचे। ठीक, तो इनकी इस बात को पढ़ने से पहले जरा मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए कि अर्थ है और इक्वेटर वाला कोई पार्ट है। इक्वेटर में उगने वाला कोई पौधा अगर आपको 30 डिग्री लैटिट्यूड में भी उगता हुआ दिखाई दे, या किसी दूसरे पार्ट में दिखाई दे जाए, तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जरूर वो हिस्सा कभी इक्वेटर का हिस्सा रहा होगा। शायद यही तर्क देना चाह रहे हैं कौन, एल्फ्रेड वैगनर, समथिंग लाइक दैट। तो कोई जरूरी नहीं है जो इक्वेटर में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं वो सिर्फ इक्वेटर पे ही पाई जाएंगी। वहां से पाई जाने वाली वनस्पतियां दूसरे हिस्सों में भी पाई जा सकती हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये कभी इसका हिस्सा रहा होगा। दैट इज द पॉइंट। तो देखते हैं कि फॉसिल्स के संबंध में एल्फ्रेड वैगनर ने क्या क्या बातें कही। अकॉर्डिंग टू वैगनर, वैगनर के अनुसार, फॉसिल्स ऑफ प्लांट, प्लांट का नाम सुन लीजिए, ग्लेसोप ग्लेसोप्टेरिस,
ग्लाइसोप्टेरिस इज अ नेम ऑफ अ प्लांट, और एनिमल्स के भी कुछ नाम दिए गए हैं इसमें, देखिए मीजोसोरस एंड लाइसो लाइस्ट्रोसोरस, जैसे डायनासोरस से संबंधित समझ सकते हैं हम। लाइस्ट्रोसोरस और मीजोसोरस नाम के जो एनिमल्स हैं हैव बीन फाउंड इन कार्बोनिफेरस रॉक्स ऑफ इंडिया। ये भारत में पाई जाने वाली जो कार्बोनिफेरस चट्टाने हैं उसमें पाए जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कभी ये कॉन्टिनेंट इंटैक्ट रहे होंगे। कहना ये दरअसल ये चाह रहे हैं, इन कार्बोनिफेरस रॉक्स ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फॉकलैंड, ये फॉक आइलैंड है, एटसेट्रा, स्ट्रांगली सजेस्टेड अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इस प्रकार के फॉसिल्स जो इन चट्टानों में देखने को मिलते हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में कितनी दूरी पे हैं एक दूसरे से, आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो लैंड मासेस हैं आपस में आज की डेट में कितनी दूरी पे हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज हमको फॉसिल्स के द्वारा यहाँ से मिल रही है। तो ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर ये कभी एक साथ रहे होंगे तभी तो दूर गए होंगे, और तभी तो एक जैसी चीजें मिल रही हैं। ये तर्क इन्होंने फॉसिल्स के संबंध में दिया। दूसरी बात कहते हैं पोलर बॉन्डरिंग। ये पोलर बॉन्डरिंग क्या है? तो इन्होंने कुछ चीजें और खोजी होंगी। आइए समझते हैं कि पोलर बॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिकली ससेप्टेबल मिनरल्स लाइक मैग्नेटाइट का नाम सुना होगा आपने, हीमेटाइट का नाम सुना होगा आपने, इल्मेनाइट, है ना, पायरोटाइट, हैव अ टेंडेंसी टू अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये जितने भी मिनरल्स के नाम आप सुन रहे हैं ना, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, इल्मेनाइट, पायरोटाइट हैव अ टेंडेंसी टू अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी रिटेन्ड इन द रॉक्स। ये जो लक्षण है मैग्नेटिक फील्ड के, ये रॉक में बने रहे, ऐसा इन्होंने बताया। देयर हैज बीन पीरियोडिक चेंज इन द पोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक पोल दैट इन रिकॉर्डेड इन रॉक्स। इनका ये मानना है कि जैसे जो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ का, ये समय समय पर बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। तो ये तर्क इन्होंने इस प्रकार से चीजों को समझाते हुए किया कि देयर हैज बीन अ पीरियोडिक चेंज इन द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक पोल दैट इज रिकॉर्डेड इन द रॉक्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट? पोलर वॉन्डरिंग। तो अपनी बातों को समझाने के लिए इन्होंने कुछ बड़े ही ठोस सबूत प्रस्तुत किए। ठीक, और आगे ये क्या बताते हैं, वो कौन से रिस्पॉन्सिबल फोर्स रहे होंगे जिनकी वजह से वो जो लैंड मास था वो ब्रेक हुआ और एक दूसरे से दूर चला गया। दो बलों का इन्होंने उल्लेख किया है। एक का नाम दिया इन्होंने पोलर फ्लिंग फोर्स, जिसको बियोंसी फोर्स भी कह सकते हैं, जिसका संबंध किस चीज से है? रोटेशन ऑफ द अर्थ से है। अर्थ रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, और ऐसा इन्होंने बताया था कि उन दिनों अर्थ की स्पीड आज की स्पीड से बहुत अधिक ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो आज की तुलना में काफी ज्यादा था। तो जो भी मटेरियल पोल्स के पास रहा होगा वो टुवर्ड्स इक्वेटर की तरफ आ गया होगा, ऐसा ये बताते हैं। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वेरी फास्ट कंपेयर टू टुडे। मटेरियल मूव्स फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। This causes what? This causes bulge over the equator side and depressions over the poles. तो ये तर्क जब ये बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो इसमें कुछ विश्वास करने योग्य बातें भी हैं। दूसरा दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स बताया है इन्होंने, उसका नाम है टाइडल फोर्स। ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, ठीक है, ये फोर्सेस काम करते हैं। साथ ही साथ वैगनर महोदय ने यह भी बताया कि उन दिनों मून अर्थ से उतना दूर नहीं था जितना कि आज है, उसके काफी नजदीक था। पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा था। मून की डिस्टेंस भी आज की तुलना में काफी कम थी। तो जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्स अपीयर हो रहे होंगे अर्थ के सरफेस में, उन्होंने इसको एक दूसरे से दूर कर दिया होगा, ऐसा मानना है इन फोर्सेस की सहायता से। तो व्हाट ही सेड, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड द मून, मून वाज क्वाइट नियर दोज डेज एंड हेंस वाज मोर रिस्पॉन्सिबल टू पुल कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स वेस्ट। ये बातें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। और इसके बाद एक थ्योरी और आती है जिसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
जो कि हैरी हेस के द्वारा दी गई है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डेवलप होते हुए चीजें तो सारी वही हुई थी जो वैगनर ने कही हैं, लेकिन वो बात अधूरी थी कि वो किसके ऊपर जा रहा था। तो इस पर से पर्दा किसने उठाया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने, जो ये बताती है हमको कि जो अर्थ क्रस्ट का जो मास है वो एक ऐसी लिक्विड के ऊपर है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, उस पर ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या हो गई होगी, एक दूसरे से दूर चली गई होगी। तो जानेंगे दूसरे लेक्चर में हम कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, किस प्रकार से प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, एक दूसरे के नजदीक आ सकती हैं और पैरेलली चल सकती हैं, और तीनों केसेस में कौन कौन से लैंड मासेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे और भी कई सारी चीजें हैं। फिलहाल इन जनरल वैगनर की बातों में काफी दम है, लेकिन कुछ चीजें वो नहीं बता पाए थे। ठीक, जिस पर से पर्दा किसने उठाया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।